हमारा अध्याय 1 है, विज्ञान में पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य। रसायन क्या है, रसायन क्या है, रासायनिक पदार्थ क्या है, इसको हम पहले जानते हैं। रसायन किसे कहेंगे? रसायन मतलब होता है कोई भी पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? रसायन आपका कोई भी पदार्थ हो सकता है। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैसीय पदार्थ भी हो सकता है। कोई भी रसायन होता है वो तीन पदार्थों से मिलकर बनता है। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में सभी की जो मूल इकाई होती है वो तत्व होता है। रसायन का मतलब पदार्थ से है। पदार्थ का मतलब तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और सारे पदार्थों का जो मूल होता है वह होता है उसका तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे निकला हमारा पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, इसी को हम दूसरा शब्द बोलते हैं द्रव्य। इसी का इंग्लिश में नाम है मैटर। हम द्रव नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? द्रव्य। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पदार्थ, द्रव्य या मैटर किसे कहते हैं? हम जिसे देख सकते हैं, जिसे सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, पदार्थ वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है या जिसका आयतन होता है, और जिसे हम सूंघ भी सकते हैं और जिसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अगर पदार्थ के उदाहरण लेने चाहें हम, जैसे हम इस डस्टर को देख सक रहे हैं, ये भी एक क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ आपको कौन सी अवस्था में देखने को मिल रहा है? ठोस अवस्था में देखने को मिल रहा है। और ये पदार्थ लकड़ी का बना है। लकड़ी किस तत्व का बनता है? कार्बन का बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तत्वों से। तो ये भी एक पदार्थ है। अगर हम इस चौक की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है? एक ठोस पदार्थ है जिसको हम छू सक रहे हैं। इसने अपना एक स्थान को घेरा है। पानी का उदाहरण ले तो पानी क्या है? वह भी एक पदार्थ है, लेकिन वह कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। वह भी स्थान घेरेगा, उसका भी आयतन निश्चित होगा। उसी तरह अगर हम अनुभव, हमको दिख रहा है क्या यहाँ पे हमारे बीच, आपके और हमारे बीच कुछ है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसका अनुभव कर रहे हैं। वह कौन सा पदार्थ हुआ? गैसीय पदार्थ, जिसको हम हवा बोलते हैं। वो दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन हम उसको अनुभव कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो वायु भी हमारा एक क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ को हम और क्या कहते हैं? द्रव्य, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ की अभी हमने कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है
कोई भी रसायन है वह किससे बनता है? पदार्थ से ही बनता है। पदार्थ ठोस अवस्था में मिलते हैं, द्रव अवस्था में मिलता है, या कौन सी अवस्था में मिलता है? गैस अवस्था में। जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो इंग्लिश में इसे सॉलिड, द्रव अवस्था में होता है तो इसे हम लिक्विड कहते हैं, और गैस अवस्था में हम इसे गैस से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा कि पदार्थ है आपका 3 अवस्थाओं में होता है। सभी का मूल होता है परमाणु, जो एक तत्व के कारण होता है। तत्व का छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठोस भी 3 रूपों में मिल सकता है। कोई ठोस हमको अगर मिल रहा है तो वो तत्व के रूप में भी हो सकता है, तत्व के रूप में हमको ठोस मिल सकता है। यौगिक के रूप में भी हमको वो ठोस मिल सकता है, या मिश्रण के रूप में भी वह ठोस हमको देखने को मिल सकता है। अब तत्व की परिभाषा लेंगे तो तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी एक ठोस तत्व का उदाहरण हम देना चाहें, जैसे हमारा लोहा, सोना, चांदी, हम इसको कौन से तत्व में ले सकते हैं? ठोस तत्व के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। अब यौगिक की परिभाषा बोलिए तो यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा ठोस यौगिक नमक ले सकते हैं, NaCl। नमक हमारा क्या है? एक ठोस यौगिक है जिसमें Na 1 अनुपात में सोडियम, 1 अनुपात में क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं। ठोस मिश्रण के रूप में भी होता है, जैसे आपका सीमेंट एक मिश्रण है। कांच, ये भी एक ठोस मिश्रण है। ठीक है, तो ठोस 3 अवस्थाओं में मिल सकता है, 3 और रूपों में मिल सकता है। ठोस जो अवस्था है उसके 3 रूप हो सकते हैं। तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है, और मिश्रण भी हो सकता है। जैसे मिश्रण का उदाहरण ले तब भी हमने बताया कि कांच आपका एक मिश्रण है, सीमेंट आपका जो होता है यह भी एक ठोस मिश्रण है। अब हम बात करते हैं किसकी? द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था भी 3 रूपों में मिलता है। हम इसके भी 3 भाग कर सकते हैं। पहला इसका भी होगा तत्व, दूसरा इसका भी होगा यौगिक रूप में मिल सकता है द्रव, और तीसरा यह भी किस रूप में मिल सकता है? मिश्रण के रूप में। आपने दैनिक जीवन में बहुत सारे तत्वों को देखा है। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे। थर्मामीटर में जो पारा रहता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तत्व होता है पारा, और वह कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से एक और तत्व होता है जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन भी कौन सी अवस्था में होता है? यह भी तत्व कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम 2 उदाहरण तत्व में ले सकते हैं, पारा, और क्या ले सकते हैं? द्रव अवस्था में ब्रोमीन। उसी तरह से अगर यौगिक की बात करते हैं तो हमारा जो शुद्ध जल है, मैं अशुद्ध जल की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें जगह लवण मिले होते तो वो मिश्रण हो जाता है। मैं किस जल की बात कर रही हूँ? शुद्ध जल। अगर शुद्ध जल को लेते हो तो उसके अगर उसमें आप विद्युत भेजेंगे तो उसमें करंट आपको नहीं लगेगा। क्लियर है? तो शुद्ध जल जो होता है इसमें हम यौगिक रूप में कौन सा ले सकते हैं? द्रव अवस्था में पानी को ले सकते हैं। क्लियर है सबको? और बहुत सारे उदाहरण हैं, ईथर है, बेंजीन है। इन उदाहरणों को भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपका है डाई मिथिल ईथर, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है। ये सब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले क्या है? यौगिक है। अगर हम मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण भी कौन सी अवस्था में?
द्रव अवस्था में, तो हम यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है यह द्रव अवस्था में मिलता है, जो कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, और इसमें कई तरह के और उत्पाद सह उत्पाद इसमें मिश्रित रहते हैं, जैसे हम केरोसिन, वैक्स, ये सब इसमें से पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ठोस के भी 3 भाग हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे ठोस यौगिक अवस्था में पानी जो बर्फ बोलते हैं उस अवस्था में भी पाया जाता है। उसी तरह से द्रव के भी 3 भाग हम ले सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अगर हम गैस के 3 भाग लें, कुछ गैस तत्व के रूप में होते हैं, कुछ गैस यौगिक के रूप में होते हैं, और कुछ गैस किस रूप में होते हैं, मिश्रण। तत्व में फिर से याद करते हैं, तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है, यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु हो सकते हैं, और एक निश्चित अनुपात में ये तत्व आपस में मिले होते हैं। यौगिक का निश्चित सूत्र हम दे सकते हैं। और मिश्रण की परिभाषा हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। तो उदाहरण आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे गैस आपको देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सीजन है, ये तत्व है लेकिन गैस अवस्था में मिलता है। नाइट्रोजन है, ये भी आपको गैस अवस्था में मिलता है। अगर हम यौगिक की बात करना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस है, अमोनिया यौगिक है लेकिन यह किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जल वाष्प। जल वाष्प का सूत्र भी याद रखिएगा, H2O ही होता है, लेकिन यह भी किस अवस्था में है, एक यौगिक है और यह गैस अवस्था में पाया जाता है। अब अगर हम मिश्रण की बात करें तो सबसे सरल उदाहरण आपके और हमारे बीच है, क्या बोलोगे आप, वायु। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कई गैसें इसमें मेन होता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैसें भी इसमें पाई जाती है। तो ये हमारा हुआ रसायन। रसायन किसे कहते हैं, रसायन का मूल होता है पदार्थ, और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस भी 3 रूपों में मिलता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। द्रव भी 3 रूपों में मिलता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, और गैस भी इन्हीं 3 रूपों में पाया जाता है। हमने यहाँ पे एक बात किया आपसे कि पदार्थ है 3 रूपों में मिलता है। तो अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, जैसे हम एक ठोस पदार्थ को लेते हैं, ये मेरा बर्फ है, इसका भी सूत्र मैं H2O लिख सकती हूँ। पदार्थ मैंने कौन सा लिया, पानी, इसका भी सूत्र क्या है, H2O। द्रव अवस्था में मैंने फिर से पानी को लिया है, इसका भी सूत्र H2O है। और गैस अवस्था में फिर से देखिए मैंने पानी को लिया है, क्लियर है। मैंने एक यौगिक को लिया है, कौन सा यौगिक को लिया है, पानी को। पानी जो होता है वो 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तीनों ही रूपों में उसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है, क्लियर है सबको। अगर H2O सूत्र होता है तो क्यों ये तीनों रूपों में मिलता है, कभी आपने सोचा है? इसका कारण ये होता है कि अगर हम ताप को परिवर्तित कर दे, मैंने एक शब्द यूज किया है, उपयोग किया है, परिवर्तन। हम अगर एक चीज ताप, किसी का दाब परिवर्तित कर दे तो एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में ले जा सकते हैं। हमने बोला पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो पदार्थ एक दूसरी अवस्था में कैसे बदलता है, इसके लिए हमारा वातावरण क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ताप हमारा महत्वपूर्ण एक कारक है। हम परिवर्तन
बोलते हैं। किस में परिवर्तन होता है? पदार्थों में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? पदार्थों में। पदार्थों में परिवर्तन। अगला हमारा टॉपिक है विषय पदार्थ में परिवर्तन। अगला हमारा बिंदु है पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो तरह का होता है, याद रखेंगे। पहला परिवर्तन होता है जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन की बात हुई थी तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम पानी को 3 रूपों में एक दूसरे में बदल सकते हैं। हमने लिया पानी का पहला रूप क्या था? बर्फ। इस रूप में भी इसका सूत्र H2O है। मैंने इसे थोड़ा सा क्या दिया? ताप दिया। ताप को क्या कर रही हूं मैं? बढ़ा रही हूं। बर्फ अवस्था से पानी किस अवस्था में चले जाएगा? द्रव अवस्था, जिसे हम पानी ही कहते हैं। द्रव अवस्था पानी में चले गया, या इसी को हम बोल सकते हैं जल में बदल गया। पानी कौन सी अवस्था में बदल गया? बर्फ से जल में बदल गया। ये इसकी ठोस अवस्था है, सॉलिड अवस्था। ये इसकी लिक्विड अवस्था है। अगर हम इसके ताप को और बढ़ा दें, किसके ताप को? पानी के ताप को, तो यह फिर ताप बढ़ाने पर कौन सी अवस्था में आ जाता है? जल वाष्प, जो पानी की कौन सी अवस्था होती है? गैस। अगर हम इसी क्रम को उल्टे क्रम में ले, उल्टा क्रम किए, जल वाष्प को ठंडा किए। क्या किया हमने? जल वाष्प को ठंडा किया, तो किस में बदल जाएगा जल वाष्प? जल में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल गया। और अगर हम जल को ठंडा करते हैं तो जल का ताप कम करते हैं, या जल को हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने का मतलब होता है ताप को कम करना, तो वो फिर से कौन सी अवस्था में आ जाता है? बर्फ अवस्था, जिसे हम उसकी ठोस अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब हम परिवर्तन किए। कैसे परिवर्तन किया हमने? ताप को परिवर्तित करके। तो वह परिवर्तन, अब मैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा आपको बता रही हूँ। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले बर्फ था, बर्फ का भी सूत्र H2 ही था। क्लियर है? भौतिक परिवर्तन में अवस्था जब पहली बदली तो वो किस में बदल गया? जल मतलब द्रव अवस्था में। फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो पानी का भी सूत्र क्या होता है? H2O ही होता है। और तीसरा सूत्र अगर हम लेते हैं जलवाष्प का, तो उसका भी रासायनिक सूत्र H2O ही होता है। तो इस भौतिक परिवर्तन की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उसकी रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र में हमको क्रिया के बाद कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो यह परिवर्तन क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन, इसके कुछ उदाहरण हम और ले सकते हैं। जैसे नमक को पानी में घोले तो नमक पानी में घुलने के बाद नमकीन ही लगता है। नमक को आप खाली खाओ तो भी नमकीन लगेगा, पानी में घुलने के बाद वो मीठा नहीं हो जाता। कहने का मतलब नमक पानी में भी घुला तो उसका सूत्र NaCl था, और जब ठोस अवस्था में था तो भी वह NaCl था। क्लियर है? उसने द्रव अवस्था ले लिया, नमक पहले ठोस था, द्रव हो गया। हमने गंधक को जलाया, सल्फर, सल्फर जिसको कहते हैं गंधक, पहले वो ठोस था, जला तो किस अवस्था में आ गया? गैस में। तो इस तरह से उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इस तरह से हमने देखा कि बर्फ को जल में, जल से हम इसको जलवाष्प में बदले, लेकिन इसके किस में परिवर्तन नहीं हुआ? अणुसूत्र में नहीं परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इस परिवर्तन को उदाहरण ले सकते हैं किसमें? भौतिक परिवर्तन में। दूसरा हम लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब होता है दूसरा परिवर्तन है हमारा रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन नाम से पता चलता है, रासायनिक मतलब जब परिवर्तन होता है तो रासायनिक सूत्र ही नया उत्पन्न हो जाता है, नया यौगिक बनता है। वह परिवर्तन जिसमें क्रिया के बाद या परिवर्तन के बाद कोई नया रासायनिक पदार्थ हमको मिलता है, तो उस परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप लोग ऐसा लिखते हो Mg, ये गलत है, इसका मतलब होता है मिलीग्राम। इसका मतलब क्या होता है? मिलीग्राम। स्मॉल m आप इसमें उपयोग नहीं करोगे। अगर आप ऐसा लिखते हो तो मिलीग्राम है। हमको मैग्नीशियम कैसे लिखना है? M को कैपिटल लिखना है, G को स्मॉल लिखना है। ये आपका मैग्नीशियम है। अगर हम इसको जलाते हैं, जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलता है। हमने इसको जलाया तो इसका जो रूप है बिल्कुल ही बदल गया। पहले देखिए मैग्नीशियम का रासायनिक संरचना Mg था, अब इसका रासायनिक संरचना हो गया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या समझ आ रहा है? ये ठोस है, ये गैस है, अवस्था तो बदली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है कि इसमें हमारा संरचना सूत्र ही बदल गया। इस परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो हमारी जो रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो इसी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित होती है। अगली परिभाषा हम लेते हैं, और आप बहुत सारा उदाहरण अपने दैनिक जीवन में ले सकते हो रासायनिक परिवर्तन का। दूध जब पीते हो तो कैसा रहता है? स्वाद में मीठा होता है। अगर मैं उसको दही जमा दूं तो कैसा लगेगा? स्वाद में खट्टा। क्यों? उसमें अम्ल उत्पन्न हो गया है। उसी तरह से आप लोहा, लोहा जानते हो सब लोग, लोहे का प्रतीक क्या होता है? लोहा को हम क्या लेते हैं? किस रूप में लेते हैं लोहा को? Fe, ये हमारा लोहा है। कुछ दिन लोहा पड़ा रहता है, हवा और पानी से इसकी क्रिया होती है। किससे? हवा और पानी, हवा का ऑक्सीजन और जलवाष्प। पानी मतलब पानी गिर रहा है ऐसा नहीं है, पानी वातावरण में जलवाष्प के रूप में रहता है। क्लियर है सबको? इसमें देखिए लोहा पड़े पड़े किस में बदल जाता है? ये कहलाता है आपका
जंग या रस्ट। तो लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। हमारे पास जब लोहा था तो उसका सूत्र Fe था, लेकिन जब वो जंग में बदल गया तो उसका रासायनिक सूत्र देखिए बिल्कुल बदल गया है, Fe2O3.X पानी की मात्रा X मात्रा रहती है जिसको हम बता नहीं सकते। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं अपने दैनिक जीवन, लोहे में जंग लगना या दूध का दही में बदलना, या मैग्नीशियम के फीते को अगर हम जलाते हैं तो क्या बनता है उसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारे परिवर्तन आपके कौन से परिवर्तन कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगला हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो हमने बोला रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थ, मूल पदार्थ जो होता है उसमें कुछ बाहर की ऊर्जा, ताप ऊर्जा यानी ताप, दाब या सांद्रण जो होता है उसके परिवर्तन के फलस्वरूप मूल पदार्थ से कोई पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें मूल पदार्थ कुछ परिवर्तन करके, कैसा परिवर्तन? ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन, बंध को तोड़कर या बंध को जोड़कर, ऊर्जा को अवशोषित करके या ऊर्जा को उत्सर्जित करके नए पदार्थ में बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को रासायनिक क्रिया। उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे आपका है हाइड्रोजन, किससे क्रिया किया? हाइड्रोजन किससे क्रिया किया है? क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया किया और क्या बनाया है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे इसके दो परमाणु हैं, इसके भी दो परमाणु हैं, तो इस रासायनिक समीकरण जब संतुलित होगा तो दो अणु HCl के बनेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच यहाँ बंध था, देखिए यहाँ किसके किसके बीच बंध था? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच। इसने अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बंध तोड़ा, इसने अपना क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बंध तोड़ा। फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच का बंध टूटा, क्लोरीन क्लोरीन का बंध टूटा, और जब हम नया उत्पाद देख रहे हैं तो उसमें किसमें बंध बन गया है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई मूल पदार्थ अपने बंधन को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है और नए रासायनिक बंध दूसरे परमाणु के साथ बना रहा है, तो एक नया पदार्थ या नया रासायनिक पदार्थ बनता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या तो जो ऊर्जा होती है अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। दो कंडीशन होता है, या तो ऊर्जा को लिया जाता है या ऊर्जा को छोड़ा जाता है। तो हमने देखा HH अपना बंध तोड़ दिया, क्लोरीन क्लोरीन अपना बंध तोड़ दिया, और इन दोनों ने आपस में एक नया बंध बना लिया और एक नए यौगिक को जन्म दिया, और यही एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अपना एक दर होता है।
रासायनिक अभिक्रियाओं का एक अपना दर होता है, एक वेग होता है, एक निश्चित वेग से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं की अपनी एक क्रियाविधि भी होती है, ऐसा नहीं किसी के साथ भी कोई भी मिल जाता है। एक नियम क्रियाविधि से ये आपस में योग करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा का नाम होता है रासायनिक बल गतिकी। अगला मैं टॉपिक ले रही हूँ, रासायनिक बल गतिकी क्या है। रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रियाओं की दर, रासायनिक क्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम रासायनिक बल गतिकी रसायन कहते हैं। दो चीजों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, रासायनिक क्रिया की दर एवं क्रिया विधि, क्योंकि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की अपनी एक दर होती है, एक निश्चित वेग होता है और उनकी क्रियाविधि भी कैसी होती है, निश्चित होती है। अगला हम लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की दर, रासायनिक परिवर्तन की या रासायनिक क्रिया की दर। दर को हम वेग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेट भी कहा जाता है। रासायनिक क्रिया की दर या रेट या वेग किसे कहते हैं? परिभाषा हम ले सकते हैं, इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसी क्रिया की दर परिवर्तन को किसी क्रिया की दर या वेग कहते हैं। फिर से परिभाषा देखते हैं,
इकाई समय अंतराल। इकाई का मतलब होता है आपको कोई निश्चित समय दिया जा सकता है। ये समय 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, या 1 सेकंड भी हो सकता है, या 10 मिनट भी, या 10 सेकंड भी हो सकता है। क्लियर है? इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को किसी क्रिया की दर या वेग कहते हैं। अगला हमारा है, अब क्रिया कारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं? हमने किसी रासायनिक क्रिया को लिया, उदाहरण मान लो क्रिया कारक 1 है, क्रिया कारक आपस में ही क्रिया करेंगे, एक क्रिया कारक के अणु है तो आपस में ही क्रिया करेंगे, और क्या किए, नया बनाया B, A से हमारा क्या बना है B। क्रिया कारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद। हमने इन दोनों को किससे दर्शाया, अलग किया है, एक तीर के निशान से। तीर की नोक हमेशा उत्पाद के तरफ होती है। क्लियर है? ये हमारा कौन सा तरफ है, हमारा कौन सा हाथ है, ये बायां हाथ, और ये क्या है, दायां। ये लेफ्ट है और ये राइट। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में, वो हमेशा क्रिया कारक रहता है। क्रिया कारक का एक और नाम होता है अभिकारक, इसी का एक और नाम होता है रिएक्टेंट। क्रिया कारक को 3 नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हमेशा क्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद जो क्रिया का फल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। क्रिया का फल क्या कहलाता है, उत्पाद, या इसी का एक और नाम है अभिफल, या इसी का और नाम है प्रोडक्ट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण से दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ क्रिया कारकों को लिखा जाता है, और दाहिने तरफ या राइट हैंड साइड में हमेशा उत्पाद को लिखते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। क्रिया कारक की संख्या 1, 2 या 3 हो सकती है, वैसे ही उत्पाद भी जो बनता है उसकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है। क्लियर है? इसमें हम क्रिया कारक की सांद्रता, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, सांद्रता किसे कहते हैं। सांद्रता चाहे क्रिया कारक की हो चाहे उत्पाद की, किसे कहेंगे सांद्रता? तो मैंने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी मेरा विलायक है, पानी मेरा विलायक है, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक को घोला। तो विलायक में अगर विलेय की मात्रा कम हो, किसी चीज की मात्रा कम हो, विलायक में किसी भी विलेय की मात्रा कम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी सांद्रता कम है। सांद्रता का मतलब होता है विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। तो अगर मैं अब 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक को घोली तो मेरा क्या हुआ, विलयन की सांद्रता बढ़ गई। पहले विलयन की सांद्रता क्या थी, कम थी। कब कम था, जब मैंने उसमें 1 चम्मच नमक को घोला था। विलेय की मात्रा अगर कम है तो सांद्रता कम होती है। विलेय की मात्रा अगर बढ़ती जाती है, ठीक है, विलायक हमारा उतना ही है, विलेय की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सांद्रता किसे कहते हैं, तो सांद्रता का मतलब होता है विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या। सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ सांद्रता।
सांद्रता का मतलब होता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोल की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोल में मापते हैं, आयतन को हमेशा विलायक का लीटर में मापा जाता है। तो इस तरह से हमारी जो इकाई हुई सांद्रता की इकाई, फिर से देख लीजिए, सांद्रता की इकाई क्या हुई? मोल प्रति लीटर। क्या हुआ? मोल प्रति लीटर। किसकी इकाई है ये? सांद्रता की। सांद्रता को इस तरह के बड़े कोष्टक से भी दर्शाया जाता है, इसको हम सक्रिय मात्रा भी कहते हैं। सांद्रता को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? बड़े कोष्टक का। क्लियर है? सांद्रता मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या बटे आयतन। तो सांद्रता की इकाई हुई मोल प्रति लीटर। अब हम परिवर्तन यहाँ पे लिखे हैं, सांद्रता को हम कोष्टक से दर्शा रहे हैं, परिवर्तन को हम एक डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं सांद्रता। अगला हम परिभाषा के अनुसार अब हमारा दर का सूत्र लिखते हैं। फिर से इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को किसी दर की क्रिया, किसी परिवर्तन को किसी अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। किसी अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसका दर को हम लिखें तो दर बराबर या वेग बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। क्रियाकारक के नीचे हमने कोष्टक में उत्पाद भी डाला है, चाहे आप क्रियाकारक की सांद्रता बोलो चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय या अंतराल। इस तरह से क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय अंतराल में परिवर्तन किसी अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग। वेग दो चीजों से परिवर्तित होता है, क्रियाकारक की सांद्रता से और अभिकारक या अभिफल या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन भी किसी क्रिया के वेग को प्रभावित करता है। क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। धन्यवाद।